हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज स्टोरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट हिंदी के मॉडल पेपर 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर की सॉल्यूशन को। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक वैकल्पिक प्रश्न के रूप में है। यहाँ विकल्प दे रखे हैं जिनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं विद्यार्थी, बटु, शिक्षक, विनायक। तो यहाँ ऑप्शन से को करेक्ट कर लीजिएगा, ये शिक्षक नहीं है, शिष्य है। तो यहाँ इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए, बे, से तीनों ही छात्र शब्द का पर्यायवाची है, जबकि जो विनायक है जो कि गणेश जी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा, विनायक छात्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दे विनायक। नेक्स्ट सेकंड है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बे, दास्ता। नेक्स्ट थर्ड है, राम ने श्याम से कहा तू पढ़ ले। मैं सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ राम ने श्याम से कहा तू पढ़ ले में सर्वनाम शब्द बताना है। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? तू, मैं, वह। तो यहाँ तू जो है सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, तू। फोर्थ है, बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। यहाँ बिकाऊ शब्द में प्रत्यय बताना है। तो जब बिकाऊ को अलग करेंगे तो बिक प्लस आऊ हो जाएगा। तो यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, आऊ। बिका धन आऊ। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आऊ। फिफ्थ है, घबराहट शब्द में प्रत्यय है। तो जब हम इसे घबराहट शब्द को अलग करेंगे तो घबरा प्लस आहट शब्द बनेगा। तो यहाँ आहट जो है वो प्रत्यय होगा। तो यहाँ ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा, आहट। सिक्स्थ है, वी उपसर्ग लगाकर बना शब्द है। यहाँ वी उपसर्ग लगाकर बना शब्द बताना है। ऑप्शन ए है विरोध, बे है अनजाना, से है अनसुना, दे है उपासना। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, विरोध। वी धन रोध। तो यहाँ वी उपसर्ग लगाकर बना शब्द है विरोध। अन्य जो शब्द हैं उनमें वी उपसर्ग नहीं लगा है तो वे करेक्ट नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विरोध। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ वाक्य दे रखे हैं जो कि अनफिल है, जिनके रिक्त स्थान में हमें उचित शब्द को फिल करना है। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है, जिसका खंडन ना हो सके रिक्त स्थान। यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, अकाट्य, अदृश्य। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकाट्य। जिसको काटा ना जा सके, जिसका खंडन ना हो सके, वो कौन सी चीज होगी? अकाट्य। तो यहाँ अकाट्य लिख देंगे। सेकंड है, नरक के योग्य। तो यहाँ नरक के योग्य कौन सा होगा? नारकीय या स्वर्गीय में से नारकीय। स्वर्ग के योग्य होगा स्वर्गीय, नरक के योग्य होगा नारकीय। थर्ड है, जिसके टुकड़े न हो सके। तो यहाँ होगा अखंड और अद्वितीय में से अखंड। जो खंडित ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, वो क्या होगा? अखंड। तो यहाँ अखंड लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। यहाँ दिए गए क्वेश्चन के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो यहाँ आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? आंसर है, नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियां माता के समान पवित्र और कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख सहकर भी इस प्रकार का कल्याण केवल माता ही कर सकती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? आंसर है,
बच्चे एक चीज से उगता न जाए, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीजें बदलकर बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है, हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसी की इस पहचान के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथ आने से बच जाती है। नेक्स्ट है खंड बे, जिसमें क्वेश्चन फोर्थ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन फोर्थ में 4 क्वेश्चन है, जिनमें से हमें 2 ही प्रश्न करने हैं। तो यहाँ मैं आपको चारों ही प्रश्न के उत्तर बताऊंगी। तो यहाँ क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो आंसर है, एक बार जोरों की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंबे में जो गुरूर होता है वह खत्म हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? आंसर है, खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसकी स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? आंसर है, लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर नाचना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना और पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? तो आंसर देखते हैं। आंसर है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है शूरवीर। कुंवर सिंह शूरवीर व्यक्ति थे। उनकी शूरवीरता ही थी कि उनकी वृद्ध होने पर भी आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था। सेकंड है साहसी। वीर कुंवर सिंह एक साहसी व्यक्ति थे। इनका साहस ही था कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। थर्ड विशेषता है बुद्धिमान एवं चतुर। कुंवर सिंह एक बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति थे। अपनी चतुरता व सूझबूझ के कारण ही एक बार कुंवर सिंह जी को गंगा पार करनी थी, पर अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी थी। उनसे बचने के लिए उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि बलिया से हाथियों पर अपनी सेना के साथ नदियां पार करेंगे, परंतु किया इसका उल्टा। उन्होंने शिवराजपुर से नदी पार कर ली और अंग्रेजों को मूर्ख बना दिया था। छापामार युद्ध में तो उनका कोई सानी नहीं था। अगली विशेषता है दानवीर व दयालु। कुंवर सिंह स्वभाव से दानवीर व दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी स्वयं की माली हालत ठीक नहीं थी, परंतु फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की मदद किया करते थे। उन्होंने उनको मार्गों, कुओं व तालाबों का निर्माण करवाया था। अगली विशेषता है उदार एवं संवेदनशील। कुंवर सिंह जी की सेना में हर धर्म के व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त थे। वे हर धर्म का सम्मान किया करते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब दोनों का ही निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, 4 शब्द दे रखे हैं, जिनमें से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ मैं आपको चारों ही शब्दों के विलोम शब्द बताती हूँ। तो यहाँ फर्स्ट शब्द है उचित, जिसका विलोम होगा अनुचित। सेकंड है आवश्यक, जिसका विलोम हो जाएगा अनावश्यक। थर्ड है बुरा, जिसका विलोम होगा अच्छा। और लास्ट है अमृत, जिसका विलोम हो जाएगा विष। अगला क्वेश्चन 6th है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ 4 शब्द दे रखे हैं, जिनमें से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिनके हमें 3-3 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ चारों ही शब्दों के पर्यायवाची देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है अमृत, जिसका पर्यायवाची शब्द होंगे पीयूष, सोम, सुधा। सेकंड है अश्व,
जिसके पर्यायवाची होंगे है, तुरंग, घोड़ा। थर्ड है असुर, जिसके पर्यायवाची शब्द होंगे राक्षस, दैत्य, दानव। फोर्थ है ईश्वर, जिसके पर्यायवाची शब्द होंगे प्रभु, परमात्मा, भगवान, जगदीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ 4 शब्द दे रखे हैं जो कि अशुद्ध लिखे हुए हैं, जिनमें से हमें कोई भी 2 शुद्ध करके लिखने हैं। यहाँ मैं आपको चारों ही शब्दों के शुद्ध रूप बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है जो कि दे रखा है ईश्वर, तो यहाँ इसे शुद्ध करके लिखेंगे ईश्वर। सेकंड है मंत्री, तो यहाँ मंत्री में त्री में छोटी ई की मात्रा है, जबकि हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है यहाँ, तो यहाँ मंत्री लिख देंगे। थर्ड है तैयार, तो यहाँ यह दे रखा है जो कि गलत है, जैसे शुद्ध करके लिखेंगे तैयार। फोर्थ है स्वास्थ्य, जिसमें हमें से को पूरा करके बता रखा है, जबकि यहाँ से आधा होगा, स्वास्थ्य। नेक्स्ट पार्ट खंड से है इस प्रश्न पत्र का, जिसमें क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो यहाँ 6 प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें से हमें 3 को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ मैं आपको 6 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो है निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। यहाँ एक पंक्ति दे रखी है, जिसका हमें भाव स्पष्ट करके इसकी व्याख्या करके बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है, कवि कहता है कि परिवर्तन की कामना रखने वाले युवाओं, सावधान हो जाओ। जिस वीणा की सुरीली तान सुनकर तुम समाज में विकास लाना चाहते हो, अब उस वीणा में सुरीली तान नहीं, बल्कि उसमें चिंगारियां भर गई है, अर्थात समाज में असंतोष का भाव भर गया है। इसलिए वीणा में मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला मिजराब टूट गया है। इस वीणा को बजाते बजाते मेरी अंगुलियां ऐंठ गई हैं, अर्थात बदलाव हेतु संघर्ष करते करते कवि थक सा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। आंसर है, निम्नलिखित प्रसंगों से हमें कुंवर सिंह के साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति होने का पता चलता है। फर्स्ट है साहसी, कुंवर सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेजों के पास विशाल सेना तथा अत्याधुनिक हथियार है, फिर भी उन्होंने उनसे वीरता पूर्वक लड़कर उन्हें पराजित किया। इसके अलावा डगलस की गोली से घायल बाएं हाथ को स्वयं ही काटकर गंगा जी को अर्पित कर दिया था। इससे उनके साहसी होने का पता चलता है। सेकंड है उदार, कुंवर सिंह स्वभाव से ही उदार थे। अपनी इसी विशेषता के कारण उन्होंने तालाबों, पाठशालाओं, कुओं आदि का निर्माण कराया। थर्ड है स्वाभिमानी, कुंवर सिंह सच्चे देशभक्त और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इसलिए वे जब तक जीवित रहे देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से जूझते रहे। उन्होंने स्वाभिमान के साथ अपना जीवन बिताया तथा दूसरों को भी स्वाभिमान के साथ रहना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? आंसर देखेंगे। आंसर है, नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा पुष्पित और पल्लवित वृक्ष ज्यादा अच्छे लगते थे। बसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर सुनहरी मंजरियां लट जाती थी और अशोक वृक्ष लाल रंग वाले फूलों से भर उठता था, तब नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना मुश्किल हो जाता था। इसलिए वह बार बार जाली घर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता था और लेखिका उसे बाहर छोड़ देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, आंख में तिनका पड़ने पर आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उससे तिनका बाहर निकालने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, पापा खो गए नाटक में क्या वजह थी कि सभी मिलकर भी लड़की को घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? आंसर है, लड़की नन्ही सी होने के कारण अबोध थी, इसलिए उसे अपने पिता का नाम
और घर का पता मालूम नहीं था और न वह बता सकती थी। इस कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? आंसर है, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो उठा था। उसे अपने बीते सुखमय पारिवारिक जीवन की याद आ गई थी। उसे लगा था कि जिस भाव से ये दोनों बच्चे मिठाइयाँ मांग रहे हैं, उसी प्रकार मेरे बच्चे भी मांगते थे। इस भाव से प्रेरित होकर उसने चुन्नू मुन्नू को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया दी और अपने बच्चों को याद कर उसका मन भर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है खंड दे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ 2 पद्यांश दे रखे हैं जिनमें से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ मैं आपको दोनों ही पद्यांश की व्याख्या करके बताऊंगी। तो यहाँ पहला पद्यांश है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। तो चलिए अब देखते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। यहाँ इसमें कठिन शब्दार्थ देखेंगे तो कठिन शब्दार्थ में सबसे पहले शब्द है झिझक उठा, जिसका अर्थ होता है तिलमिला उठा। बेचैन, जिसका अर्थ होगा व्याकुल। दुखने लगी अर्थात दर्द करने लगी। मूठ अर्थात कपड़े को एकत्र कर आंख पर लगाना। ऐंठ अर्थात घमंड या अक्कड़। दबे पांव भगी अर्थात चुपचाप चली गई। यहाँ प्रसंग है, यह पद्यांश एक तिनका शीर्षक कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिओद है। यहाँ कवि ने अपनी आंख में तिनका पड़ने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन किया है। तो यहाँ व्याख्या है, कवि कहता है कि जैसे ही तिनका मेरी आंख में पड़ा तो मैं तिलमिला उठा और व्याकुल हो गया। आंख लाल हो गई और उसमें दर्द भी होने लगा। कुछ लोग कपड़े की मूठ देकर तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे। आंख में पीड़ा के कारण दर्द हो रहा था। ऐसी दशा में मेरी सारी अक्कड़ या घमंड गायब हो गया। इस पद्यांश के अथवा में एक और पद्यांश है जिसे भी हम रीड करेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो आप देखते हैं इसकी व्याख्या। इसके प्रसंग में लिखेंगे कि ये पद्यांश हम पंछी उन्मुख गगन से लिया गया है, जिसकी रचनाकार है शिव मंगल सिंह सुमन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, चिड़िया की इच्छा होती है कि नीले आकाश की सीमा तक जाने के लिए उड़ती चली जाए। उसका यह भी सपना होता है कि वह अपनी चोंच खोलकर रसीले फलों का स्वाद ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ 2 गद्यांश दे रखे हैं, तो हमें यहाँ दोनों गद्यांशों में से एक गद्यांश को सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट गद्यांश को देखेंगे, देन देखेंगे सेकंड गद्यांश। मैं आपको दोनों ही गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या बताऊंगी, आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। इस गद्यांश के सह प्रसंग में लिखेंगे कि यह गद्यांश हिमालय की बेटियां पाठ से लिया गया है। अब देखेंगे इसकी व्याख्या। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदों के रूप में यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। लेखक के मन में ख्याल आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये नदियां खेला करती हैं। अब देखेंगे अथवा में दिया गया दूसरा
गद्यांश जो कि है यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। इस गद्यांश के सह प्रसंग में लिखेंगे कि यह गद्यांश अपूर्व अनुभव पाठ से लिया गया है। अब देखेंगे इस गद्यांश की व्याख्या। अपूर्व अनुभव पाठ की विधा संस्मरण है। एक लड़की तोतो चान जो अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर की सुंदरता दिखाना चाहती है। तोतो चान ने अपने मित्र यासुकी चान को बिना किसी को बताए अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। पेड़ का चुनाव तोमोई नामक स्थान पर हर बच्चा अपना अधिकार से एक पेड़ चुन लेता था, जिसे वह केवल अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान ने भी कुहुन बुत्सु नामक स्थान पर जाने वाली सड़क के पास एक पेड़ का चुनाव किया। यासुकी चान विकलांग था, उसके हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह स्वयं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान भी आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने का इच्छुक है, इसलिए तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए उसे आमंत्रित किया था। नेक्स्ट पाठ खंड यह है जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ हमें टीसी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखकर बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सेवा में कॉमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कॉमा कल्याण उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर। यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखें और जिस जगह पर स्कूल है वहां जगह का नाम लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण अजमेर हो गया है। हम सभी लोग पिताजी के साथ अजमेर जा रहे हैं, अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपा करें। यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में आ जाएगा दिनांक, जिस दिनांक को ये पत्र लिखा जा रहा है, और राइट साइड में आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या सोहन वर्मा कक्षा 7A। यहाँ इसके अथवा में क्वेश्चन है आपने हाल ही में विद्यालय की ओर से जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। अपने मित्र को पत्र लिखकर भ्रमण के अनुभव को साझा कीजिए। तो या फिर आप प्रधानाध्यापक को टीसी के ऊपर प्रार्थना पत्र लिखकर दे सकते हैं, या फिर आप अपने अनुभव को शेयर करके अपने मित्र को पत्र लिखकर बता सकते हैं। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी एक विषय पर 150 to 175 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ एक निबंध लिखना है, कोई भी एक विषय चूज करना है। हमें यहाँ 4 विषय दे रखे हैं जो कि 150 से 175 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगी मेरे प्रिय अध्यापक के ऊपर निबंध। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ प्रस्तावना। शिक्षा शिक्षकों के द्वारा दी जाती है, वे ही हमारे भावी जीवन का निर्माण कर हमें सुनागरिक बनाते हैं। शिक्षक हमारे सम्मानीय हैं, वे हम पर बहुत उपकार करते हैं, इसलिए उनको गुरु का सम्मान दिया जाता है और उन्हें गोविंद से भी ऊंचा माना गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। नेक्स्ट लिखेंगे प्रिय शिक्षक। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय में 11 अध्यापक हैं। वैसे तो हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक विभिन्न विषयों के ज्ञाता तथा परिश्रमी हैं, किंतु जिस शिक्षक ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है वह है श्री संजीव कुमार जी। ये अपने अनेक विशेषताओं के कारण हमारे प्रिय शिक्षक हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मेरे प्रिय शिक्षक की विशेषताएं। मेरे प्रिय शिक्षक मेरे विषयाध्यापक के साथ साथ कक्षाध्यापक भी हैं। वे हमारी कक्षा को हिंदी विषय पढ़ाते हैं। वे एक योग्य और अनुभवी शिक्षक हैं। वे कठिन से कठिन पाठ को भी रुचिकर बनाकर पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का ढंग इतना सरल और रोचक है कि पूरी कक्षा अनुशासित और प्रसन्नचित्त होकर पढ़ती है। केवल पढ़ाने में ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तिगत गुणों के कारण भी वह मेरे प्रिय शिक्षक हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार के पोषक हैं। विद्यालय और कक्षा में नियमित रूप से समय पर आना, शिक्षार्थियों के साथ पुत्रवत स्नेह करना,
ईमानदारी और परिश्रम के साथ पढ़ाना, गरीब छात्रों की सहायता करना, हमेशा सत्य बोलना, दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करना आदि ऐसे अनेक गुण हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। वे पढ़ाने के अलावा विद्यालय के अन्य सह शैक्षिक कार्यक्रमों में भी अपना उत्तरदायित्व आगे बढ़कर हमेशा निभाते हैं। और लास्ट में लिखेंगे उपंसहा, जिसमें लिखेंगे मेरे प्रिय शिक्षक योग्य, परिश्रमी, स्नेही, कर्मठ, ईमानदार, अनुशासन प्रिय एवं व्यवहार कुशल हैं। पूरा विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरा कस्बा उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। मेरी आकांक्षा है कि वे हमें अगली कक्षा में भी पढ़ाएं और अपने आदर्श गुणों के कारण हमारे प्रिय शिक्षक बने रहें। तो ये था कक्षा 7 के विषय हिंदी के मॉडल पेपर 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हमारे स्कूल राज चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार बनाते रहें और देखते रहें हमारे नए नए इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।